आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राणा सांगा के जीवन के बारे में थोड़ी सी बात आपके सामने की जाएगी। यानी जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा बाबर से हार गए थे युद्ध में। हालांकि राणा सांगा बहुत वीर थे और महत्वाकांक्षी भी थे और हम कह सकते हैं कि उनके पास पूरी प्रतिभा थी कि वो दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। लेकिन होता ये है कि समय अपने हिसाब से समय की चाल होती है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा किस तरह से बाबर को भारत में सफलता मिली थी। इसलिए कि अगर हम बाबर के जीवन को देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि राणा सांगा जो कि काफ़ी वीर थे और हम कह सकते हैं कि 2 लाख के आसपास सेना थी, जैसा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है बाबरनामा में कि राणा सांगा के पास मानी सी बात है कि युद्ध होगी और बाबर तो बाहर से आए थे। ऐसे में वो प्रशिक्षित सेना ही लेकर के आएंगे। 12,000 के आसपास उनकी सेना थी, लेकिन वो बहुत प्रशिक्षित थी और बहुत संघर्ष किया था बाबर ने। अभी आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो के अंतर्गत इस बात को महसूस करेंगे कि बाबर ने ऐसे ही पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा नहीं दिया था। हालांकि अफगानों के बीच में बहुत फूट पड़ी हुई थी, लेकिन अगर ये फूट नहीं होती तो बाबर के लिए आसान नहीं था जीत पाना, क्योंकि दौलत खां लोदी और उनके बेटे दिलावर खां और इधर आप कह सकते हैं कि आलम खां लोदी, जो आलम खां थे बहलोल लोदी के बेटे थे। तो ये सत्ता के लिए जो संघर्ष चल रहा था, इसका परिणाम जो है वो लोदी वंश के लिए बहुत ही घातक हुआ। लोदी वंश भी समाप्त हो गया और राणा सांगा जो थे, जो कि महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने सोचा था कि हम, क्योंकि आप ये मान के चले कि सिकंदर लोदी ने एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति जो है लोदियों के स्थापित किया हुआ था। संघर्ष राणा सांगा से तो हो रहा था और राणा सांगा जीते भी थे, लेकिन पूरी तरह से पराजित कर पाना संभव नहीं था। तो होता ये है कि अगर थोड़ा सा वेट किया होता राणा सांगा ने, बाहर से हम कहते हैं बाबर से मदद लेने की कोशिश नहीं किया होता और राजपूताना क्षेत्र में जो भारत के स्थानीय शासक थे उनको ही अगर संगठित करके प्रयास किया गया होता तो ज़्यादा परिणाम अनुकूल आ सकता था, क्योंकि वो काफ़ी महत्वाकांक्षी योग्य थे, वीर योद्धा भी थे। तो भारत के अंदर से ही स्थानीय शासकों का एक संगठन वो स्थापित कर सकते थे। जब खानवा का युद्ध हुआ तो उन्होंने राजपूताना की जो रियासतें थीं सभी को कहीं ना कहीं संगठित करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। लेकिन आप बाबर के जब जीवन को देखेंगे तब ये बात पता लगेगी कि राणा सांगा युद्ध में क्यों हार गए, क्योंकि बाबर के पास लड़ने की तकनीक थी। मध्य एशिया में लगातार वो संघर्ष कर रहे थे। अभी आपको ये बात पता लगेगी। तो हम थोड़ा सा जीवन देख लेते हैं बाबर का, तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि भारत में आने का कारण क्या था। जबकि उनकी सेना, उनके सरदार के लोग भारत में टिकना नहीं चाहते थे, तो वजह क्या थी। तो हम थोड़ा सा बाबर का जीवन देख लेते हैं। तो नाम तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है और ये पैदा हुए थे 14 फरवरी 1483 को फरगना में पैदा हुए थे। जब ये 11 साल के थे तो इनके जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, इनके ऊपर जो कबूतर पालने का हम कह सकते हैं ढांचा होता है वो लोहे का सर पे गिर गया था। इससे 11 साल के जब बाबर थे उसी वक्त इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई थी। तो 11 साल की आयु में ही बाबर को जो है फरगना की गद्दी जो है मिली थी और उसी समय उनके चाचा, उनके मामा ने आक्रमण भी कर दिया था। तो आसान नहीं था, बाबर की ज़िंदगी आसान नहीं थी। तो 1483 में फरगना में पैदा हुए थे और उमर शेख मिर्ज़ा और इनकी माता जो थी कुतलुक निसार खानम थी। ये कुतलुक निसार खानम की जो माँ थी ये चंगेज़ खां के वंश से थी और ये उमर शेख मिर्ज़ा जो है वो तैमूर के वंश से थे। तो हम कह सकते हैं कि बाबर इसको लेकर के बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि उच्च कुल से वो जुड़े हुए हैं। फिर 8 जून 1494 को आप देखेंगे तो फरगना की गद्दी पर बाबर जो है बैठे थे, यानी सिंहासन पर बैठ गए थे। उसके बाद देखेंगे जैसे ही बैठे तो ये उनके जो चचा थे अहमद मिर्ज़ा, ये आपके क्या कहते हैं समरकंद में शासन कर रहे थे, तो उन्होंने अटैक कर दिया था। और उनके जो मामा थे महमूद खां, उन्होंने भी हमला कर दिया, लेकिन किसी तरीके से बाबर ने इस हमले को विफल कर दिया। फिर हम देखें आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो मुसीबतें शुरू हुई हैं उसके बाद फिर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने का बाबर ने जो है वो विचार त्याग दिया और दक्षिण पूर्वीय भारत की तरफ बढ़ने का इरादा किया। यानी हम कह सकते हैं कि 1514 से ईस्वी से लेकर के 1519 ईस्वी तक बाबर ने भारत पे आक्रमण करने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। तो देखें यहाँ पर अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद, जो कि उज्बेकिस्तान में है, ये आपका समरकंद, वहाँ के ये शासक थे अहमद मिर्ज़ा। जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1496 में बाबर ने समरकंद पर हमला कर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर आप देखेंगे
कि 1497 को भी समरकंद पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, लेकिन फरगना में विद्रोह हो गया, जिसके वजह से वापस जाना पड़ा। यानी सफलता तो मिली लेकिन फरगना में विद्रोह हो गया, तो फिर उसी वक्त छोड़ करके जाना पड़ गया। तो पहली बार जो अटैक किया था समरकंद पर 1496 में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन 1497 में जब अटैक किया तो सफलता तो मिल गई, कब्जा तो हो गया, लेकिन फरगना में जहाँ के वो खुद शासक थे बाबर, वहाँ विद्रोह हो गया, तो फिर उसी वक्त छोड़ करके आना पड़ा। फिर हम देखेंगे जब वापस लौट पड़े तो फिर शैबानी खान ने समरकंद पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये उज्बेक सरदार थे शैबानी खान। और दूसरी बार जब बाबर फिर समरकंद पे आए थे तो शैबानी खान ने सरेपुल के युद्ध में इनको हरा दिया था। तो देखें आप, फिर आगे चलते हैं हम 1498 को देखिए तो फरगना को जीत लिया था बाबर ने, लेकिन 1500 ईस्वी में फरगना फिर हाथ से उनके निकल गया। तो हम देख रहे हैं कितनी उठा पटक जो है बाबर की ज़िंदगी में चल रही है, यानी इधर से उधर घूमना पड़ रहा है सेना के साथ। तो सेना जो है वो मुश्किलों का सामना करते करते लोहे की तरह वो तब्दील हो जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि राणा सांगा के पास फ़ौज तो बहुत ज़्यादा थी, इब्राहिम लोदी के पास भी बहुत बड़ी फ़ौज थी, और अफगान तो लड़ने वीर होते हैं, लेकिन बाबर की सेना को आप देखेंगे तो लड़ते लड़ते और इधर उधर भटकते रहते, कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से सैनिक समझ गए थे कि बाबर ने तैयार कर लिया था कि हमारा ठिकाना भारत ही है और हम काबुल में कैसे वहाँ गरीबी जो है झेलते रहेंगे। इसलिए मानसिक रूप से सैनिकों को तैयार कर लिया और उसका परिणाम सकारात्मक आया, क्योंकि वैसे भी सेना जो है सैनिक भटकते भटकते काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित हो गए थे और वीर तो थे ही और प्रशिक्षित सेना भी थी। फिर देखें 1501 ईस्वी में समरकंद पर फिर बाबर ने कब्जा कर लिया, लेकिन शैबानी खान ने 1502 ईस्वी में फिर सरेपुल के युद्ध में ही बाबर को हरा दिया और समरकंद से बाबर को निष्कासित कर दिया। उसके बाद आप देखें ये उथल पुथल ज़िंदगी में चल रही है बाबर के। फिर 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया, और बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ईश्वर ने मुझे, यानी खुदा ने एक नेमत के तौर पर ये दोनों इलाके दे दिए हैं, क्योंकि भटकाव का जीवन था, कहीं ठिकाना मिल नहीं रहा था। तो 1504 में काबुल और गजनी पर जो है अधिकार कर लिया, और 1507 में बादशाह की पदवी जो है वो बाबर ने ग्रहण कर लिया, और फिर कंदहार की भी विजय की, लेकिन ये हाथ से निकल गया। फिर 1511-12 में खुरासान, समरकंद और बुखारा पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके लिए ईरान के शाह से उनको मदद लेनी पड़ी, और शिया मत में भी कहीं ना कहीं उनको जाना पड़ा। मदद तो मिल गई ईरान से और उनका कब्जा भी हो गया। खुरासान, समरकंद और बुखारा, ये बुखारा और समरकंद ये सब आपको उज्बेकिस्तान में हैं, तो कब्जा लिया, लेकिन फिर से इसको खो दिया। तो ये बात समझ में आ गई बाबर के कि इस इलाके पर टिक पाना, यहाँ पर रह पाना अब मुश्किल नहीं होगा, तो इसलिए इरादा बाबर को बदलना पड़ गया। फिर इस प्रकार बाबर ने उत्तर पश्चिम में सफलता मिलती न देख करके दक्षिण पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया, और 1514 से 1519 ईस्वी में बाबर ने भारतीय अभियान के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, यानी मेंटल प्रिपरेशन पहले से ही कर दिया था। फिर आगे देखेंगे राणा सांगा ने अपना दूत भेजा था, और फिर उसके बाद दादौर खान लोदी ने दिलावर खां को भेजा था वहाँ पर, फिर आलम खां लोदी भी पहुँच गए थे। तो कहने का अर्थ है कि बाबर ने तो पहले से ही ये तैयारी शुरू कर दी थी। अब बाद में जो घटनाएँ घटी हैं वो तो बड़ी सहायक हो गई उनके लिए कि सारे वहाँ पर दूत जो है वो मिलने के लिए जा रहे हैं। तो देखें उस्ताद अली कुली को तोपखाने का अध्यक्ष बना दिया, ताकि भारत में जीतने का मतलब यह है कि उनको, बाबर को ये बात पता थी कि सैन्य शक्ति के मामले में, सैनिकों की संख्या के मामले में तो भारत के जो शासक हैं उनके पास संख्या ज़्यादा होगी, हम इतने दूर से चल रहे हैं, और जब दूरी होती है तो कम ही सेना हो सकती है, क्योंकि रसद का भी इंतजाम खाने पीने का करना पड़ता है, पूरा एक कारवां चलता है, सैनिक चलते हैं, तो इसलिए सैनिकों की संख्या कम होगी। तो जीत तो तभी सकते हैं जब गोला बारूद हो, तोपखाना सही प्रशिक्षित हो। इसीलिए उन्होंने जो है वो अली कुली खान को, जो तुर्की के थे, ये इनको नियुक्त कर दिया। काफ़ी कुशल थे ये, तोपखाने का अध्यक्ष इनको बना दिया। बाद में मुस्तफ़ा रूबी भी जुड़ जाते हैं। फिर 1519 में आप देखेंगे बाबर ने बाजौर पर, ये जो बाजौर इलाका है ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का जो है प्रांत है, वहाँ पर है ये बाजौर। वहाँ पर बाबर ने पहली बार भारत पे प्रवेश किया और कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए भीरा जो इलाका है ये पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान के, यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो आक्रमण बाबर का भारत में रहा वो 1519 ईस्वी में था। 5 बार के हमले के बाद फिर देखेंगे ये लगातार अभियान किया बाबर ने। फिर आप देखिए इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी के पास अपना एक दूत भेजा। जब उन्होंने भीरा पर कब्जा कर लिया और बाजौर पर कब्जा कर लिया, यानी बाजौर और भीरा पर कब्जा करने के बाद इब्राहिम लोदी से बातचीत करने के लिए अपना एक दूत भेज दिया, लेकिन दौलत खान लोदी ने उस दूत को जाने नहीं दिया और उसको वहीं से वापस कर दिया। तो इब्राहिम लोदी से मुलाकात बाबर के दूत की नहीं हो पाई, क्योंकि दौलत खान लोदी के जो बाप थे वो बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे, उनकी सेवा में थे, और 25 साल से पंजाब के गवर्नर के पद पर दौलत खान लोदी टिके हुए थे और पंजाब में काफ़ी दबदबा था। तो ऐसे में इब्राहिम लोदी ने दौलत खान लोदी को, क्योंकि
बाबर की सेना जब बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं दूत को वापस किया था। बाबर जब चले गए थे तो बाजौर और भीरा से वहाँ से बाबर के सैनिकों को निकाल बाहर किया था। तो कहने का अर्थ है कि इब्राहिम लोदी के साथ मनमुटाव चल रहा था, जिसका परिणाम दौलत खां लोदी के लिए भी बड़ा भयानक आया और इब्राहिम लोदी के लिए भी आया। कहा जा सकता है कि इब्राहिम लोदी ने अगर समझदारी का परिचय दिया होता तो दौलत खां लोदी जो भटक रहे थे, कहीं बाबर के पास जा रहे थे, शंका कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें अगर वो कूटनीति का परिचय इब्राहिम लोदी देते तो स्थिति इतनी विकट नहीं होती। तो इसलिए अपना एक दूत तो बाबर ने भेज दिया, लेकिन पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने जाने नहीं दिया। फिर दूसरी बार बाबर सितंबर 1519 में भारत आए और पेशावर को उन्होंने सैनिक गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहा, लेकिन बदख्शां में विद्रोह हो गया तो फिर वापस चले गए। दूसरी बार आए और सोचा था कि पेशावर को जीत लिया जाए और सैनिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए, लेकिन फिर बदख्शां में विद्रोह हो गया तो फिर वो वापस चले गए। तो आप सोचें कि कोई सेना आ रही है जा रही है तो इतना आसान नहीं है, पहाड़ी इलाका होता है, आना जाना इतना आसान नहीं होता है। फिर आप देखें तीसरी बार बाबर जो है 1520 में फिर भारत आए और बाजौर तरह भीरा पर फिर से अधिकार कर लिया, क्योंकि दौलत खां लोदी ने बदख्शां में जाते ही जो है वो इन इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया था। तो फिर बाबर को जो है इस पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ गया और फिर सियालकोट को भी जीत लिया बाबर ने ताकि और आगे बढ़ा जाए। लेकिन फिर जो है वो शाह बेन अरगून का जो विद्रोह हो गया था और उसके वजह से बाबर को फिर वापस जो है वो लौटना पड़ गया था, कंधार में ये विद्रोह हो गया था। फिर चौथी बार आप देखेंगे कि बाबर जो है फिर भारत आए 1524 ईस्वी में, चौथी बार बाबर पुनः भारत आए और फिर उन्होंने अभियान किया और फिर दौलत खां लोदी जो है वो अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास भेजा और उन्होंने कहा कि आलम खां लोदी जो कि बहलोल लोदी के बेटे थे, उनके लिए उन्होंने मदद मांगा कि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटा दिया जाए और आलम खां लोदी के लिए आप समर्थन अपना दें और हम सारे सरदार हमारे एकत्रित हैं, सारे सरदारों की सहमति से ही मैं अपने पुत्र दिलावर खान को आपके पास भेज रहा हूं। तो इस तरह से अपने पुत्र को सारी बातें बता करके दौलत खान लोदी ने भेजा था। तो फिर आलम खां के लिए मदद तो मांगी, तो इसी समय राणा सांगा का दूत भी बाबर से यानी 1524 में राणा सांगा का भी दूत आ गया, क्योंकि राणा सांगा भी महत्वाकांक्षी थे। वो भी चाह रहे थे कि दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए और आप कह सकते हैं कि महमूद गजनवी और गोरी और तैमूर ये सब जितने भी पहले आक्रमण होते रहे उसमें ज़्यादातर लोग चले गए, क्योंकि अफगानों के लिए भारत में जलवायु बड़ी कष्टदायक थी, यहाँ रह पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए भारत में कोई टिकना नहीं चाहता था। खुद बाबर के सैनिक भी और बाबर के सरदार भी भारत में टिकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तंदूरी रोटी यहाँ मिलती नहीं थी। वो सब वहीं अफगानिस्तान के रहने वाले थे, मेवा और ठंडा इलाका था, भारत में गर्मी भी पड़ती थी, तो बड़े परेशान रहते थे। लेकिन बाबर के पास कोई विकल्प था नहीं, तो इसलिए बाबर ने मजबूरी में मतलब एक अच्छा भाषण दे करके लोगों को, यहाँ सरदारों को रोका और जो सरदार जाना चाहते थे उनको जाने दिया। तो दौलत खां लोदी अपने पुत्र दिलावर खान को भेजा और सारी बातें कहीं, उसी समय राणा सांगा के दूत भी पहुंच गए। तो बाबर को ये लगा कि हालात भारत के अंदर अब ऐसे हो गए, अब हमारे लिए अवसर जो है हो चुका है। हालांकि तैयारी तो 1514 ईस्वी से ही बाबर कर रहे थे, 1519 ईस्वी के दौरान पूरा हम कहते हैं तैयारी उन्होंने कर ली थी। इसीलिए तो उन्होंने तोपखाने का अध्यक्ष भी बना दिया था अली हुली खां को। तो देखिए बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की तरफ जो है बाबर बढ़ने लगे। फिर दौलत खां अपने पुत्रों दिलावर खां और गाजी खां के साथ बाबर से आके मिल गए। जब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़े तो दौलत खां लोदी और उनके पुत्र दिलावर खान जो हैं वो गाजी खां के साथ, ये भी दौलत खां के पुत्र थे, बाबर से मिले और बाबर से अपनी पेशकश किया कि भाई यहाँ पे आप जीत लेंगे तो हमको जो ये इलाका चाहिए, ये क्षेत्र हमको चाहिए। तो बाबर ने दौलत खां को लाहौर के स्थान पर जलंधर और मुल्तान देने पर सहमति दी, जिसे दौलत खां ने स्वीकार नहीं किया और अपने बेटे गाजी खां के साथ जो है वो निकल भागे, यानी बाबर से फिर मुलाकात नहीं किया, चले गए वो। लेकिन दिलावर खां जो कि दौलत खां लोदी के बेटे थे वो बाबर का उन्होंने साथ दिया, अपने पिता का साथ नहीं दिया, जिसके वजह से बाबर ने उनको खाने खाना की उपाधि भी दिया था दिलावर खान को। तो देखें राजनीति में यही होता है कि माँ बाप में भी यानी बाप बेटे में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो दौलत खां अपने पुत्र गाजी खां के साथ भी भाग निकले और दिलावर खान ने बाबर का साथ दिया और खाने खाना उपाधि मिली। सुल्तानपुर की जागीर भी दिलावर खान को बाबर ने दे दिया और आलम खां को दीपालपुर जगह इलाका दे दिया। अब देखिए फिर आगे हालात जो है बदलते हैं, कैसे आगे चीज़ें घट रही हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि पानीपत का युद्ध होता है, उसके बाद फिर खानबाग का युद्ध होता है। तो देखेंगे कि राणा सांगा से कहाँ पे गलती हुई, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं करना चाहिए था, ये आगे विश्लेषण होगा। बाबर के लौटते ही देखिए दौलत खान ने सुल्तानपुर और दीपालपुर को फिर जीत लिया। जैसे ही बाबर गए तो दौलत खान ने गाजी खान के साथ
सुल्तानपुर और दीपालपुर को जीत लिया और आलम खां ने काबुल जाकर के बाबर से मदद मांगी और बदले में लाहौर और पंजाब पर उसकी सत्ता को मानने की बात रखी। जब निकाल दिए गए तो आलम खां फिर पहुंच गए काबुल, बाबर से मिले। तो बाबर तो पहले से ही तैयारी थी उनकी, वैसे भी आते, कोई जाता नहीं, लेकिन अब आलम खां पहुंच चुके थे तो बाबर ने फिर क्या किया कि आलम खां के वापस लौटने पर दौलत खां ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब आलम खां वापस आए बाबर से मिलके तो दौलत खान ने उनको मिला लिया और संयुक्त रूप से 50,000 की एक सेना इकट्ठा की गई और इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन इब्राहिम लोदी ने दोनों की सेनाओं को हरा दिया, संयुक्त सेना को। ये कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट हुआ। तो फिर इब्राहिम लोदी से संघर्ष किया लेकिन दोनों पराजित हो गए। बाबर ने 5वीं और अंतिम बार नवंबर 1525 में भारत की ओर प्रस्थान किया। देखिए यहाँ सब चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। बाबर ने मिलवट के दुर्ग में छिपे दौलत खां और गाजी खां को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया और इसी दौरान दौलत खां की मृत्यु हो गई। तो कुल खुलासा ये रहा कि अगर इब्राहिम लोदी के साथ संबंध अपने अच्छे किए होते, 25 साल से पंजाब में शासन कर रहे थे, तो फिर बाबर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन होता यह है कि जब असंतोष बहुत बढ़ जाता है, नफरत हो जाती है और ये डर भय बना रहता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने दिल्ली बुलाया था, यानी बुलाया था इब्राहिम लोदी ने उनको कि आइए आप दिल्ली, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। ये हिसाब किताब मानेंगे हमको कैद भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के मामलात में चीज़ें बिगड़ती चली गईं। तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत में डेरा डाल दिया और फिर 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। और हम कह सकते हैं कि जो इब्राहिम लोदी की सेना थी, हालांकि सिकंदर लोदी तो बहुत वीर थे, उन्होंने एक संगठित सेना दिया था, लेकिन जब सरदारों में इतना मतभेद चल रहा है, इतना फूट चल रही, तो कैसे इब्राहिम लोदी सफल होते। बहुत सारे सरदार तो बाबर के पक्ष में ही चले गए थे और ये युद्ध का निर्णय इसलिए हो गया था कि बाबर के पास तो मध्य एशिया में इतना लगातार संघर्ष उन्होंने किया था और उनकी तुलुगमा जो पद्धति थी, सैन्य पद्धति, उसका भी कहने योगदान रहा। तोप खाने का भी कह सकते हैं बहुत बड़ा महत्व रहा और उससे भारत के अंदर पहली बार उसका हम कहते हैं प्रयोग भी कर रहे थे वो। तो इसलिए जीत पाना संभव नहीं था। और जिस तरह से एक रणनीति बाबर के थी, लड़ने में कुशलता थी, वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो है रणनीति बनाने में, सोचने समझने में बहुत पीछे थे। कुल मिलाकर के युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी जो है वो भागे नहीं, हालांकि उनके पास अवसर था और वहीं पर बाबर ने उनको दफना दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई इब्राहिम लोदी की। और फिर इब्राहिम लोदी के जो बेटे थे महमूद लोदी, उसके बाद कोई विकल्प नहीं था तो उनको फिर सरदार बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर फिर खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आ गई कि जब दूध भेजा था राणा सांगा ने, बाबर ने जैसा लिखा है, तो उसमें ये बात थी कि जब आप दिल्ली पर अटैक करेंगे तो हम आगरा को जीत लेंगे। लेकिन जब राणा सांगा को ये बात पता लगी कि पंजाब में बाबर प्रवेश कर चुके हैं और अपने अधिकारियों की तैनाती कर रहे हैं, दोबारा वापस जाने का इरादा नहीं है, तो राणा सांगा ने फिर अपना मन जो है वो बदल लिया। जो समझौता किया था उससे वो पूरी तरीके से फिर गए। कहने का अर्थ ये था क्योंकि समझौता तो इस शर्त पे हुआ होगा कि जीत करके वो चले जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं गए, उन्होंने अधिकारियों को तैनात करना शुरू कर दिया, तो फिर उस समझौते पर चलना राणा सांगा की अनिवार्य तो होगा नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें कोई खुलासा तो उसका हो नहीं पाया, लेकिन अनुमान यही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब पानीपत का युद्ध जीत लिया तो राणा सांगा को उसी वक्त तत्काल युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं सैन्य तैयारी करने की आवश्यकता थी। अगर बाबर हमला करते या कुछ कहते कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, तो फिर देखा जाता, क्योंकि जब राणा सांगा खुद बाबर को पत्र भेज करके, दूध भेज करके बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि बाबर के पास कहीं ज़्यादा शक्ति है, वो लोदियों को हरा सकते हैं। तो अब क्योंकि पानीपत का युद्ध हो चुका है और एक जीती हुई सेना जो है होती है उसका मनोबल बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बेगों को दौलत भी मिल चुकी थी, सैनिकों को भी बहुत दौलत बाबर ने बांटी थी, तो इसलिए तत्काल उसी समय युद्ध जो खानवा का हो गया 1 ही साल में अंतर पर, अगर ये थोड़ा सा टल जाता किसी तरह से, इसको टालने की कोशिश किया होता राणा सांगा ने, क्योंकि राणा सांगा वीर थे और वीर होने के साथ साथ हसन खां मेवाती की भी 12,000 की सेना थी, 10,000 की सेना महमूद लोदी की भी थी और राजपूतना क्षेत्र की रियासतों ने भी अपनी टुकड़ियां भेजी थी। तो एक विशाल सेना संगठित थी और वो वीर भी थे। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि इस समय अगर बाबर को मौका दे दिया गया तो आगे जाकर के बाबर को हटाना बड़ा मुश्किल होगा, तो आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए। लेकिन इसमें विद्वान एक अपना मत रखते हैं कि अगर थोड़ा सा वेट किया होता और ये युद्ध जो है थोड़ा सा 1526 के बाद 27 में ही हो गया, यानी तुरंत हो गया, अगर थोड़ा सा वेट किया गया होता या टाला जाता तो बाबर की हो सकता हो स्थिति जो है वो अफगानों से लड़ने में, क्योंकि बाकी तो अफगान बचे थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वहाँ से बाबर को संघर्ष करना पड़ता, तो हो सकता हो स्थिति कुछ बिगड़ती या बाबर के साथ ही कुछ हो जाता, तो स्थिति बच जाती। कहने में था राणा सांगा का जो एक लक्ष्य था
आगरा और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करना था वो साकार भी हो सकता, लेकिन उसी समय जो है वो 27 में खानवा का भी युद्ध हो गया। और क्योंकि जीती हुई सेना थी और बाबर ने पूरा एक कह सकते हैं कि तोपखाना भी खड़ा कर रखा था, और राणा सांगा की जो सेना थी परंपरागत युद्ध लड़ा करती थी, और तुलुगामा पद्धति उस बाबर ने वहाँ भी अपनाई, धर्म युद्ध का नारा भी दे दिया। सैनिकों को ये बात समझ में आ गई कि अभी इतना तो सब कुछ लूट का सामान माल जो है वो माले गनीमत में हिस्सा मिला है, दौलत मिली है, तो यहाँ भी जीतेंगे तो यहाँ भी हमको और दौलत हाथ आएगी। और उनके सैनिक वैसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित हो चुके थे, इतने ठोकर खा खा करके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी सेना तो बाबर की ज़रूर थी, लेकिन सेना के छोटे होने से नहीं होता। सिकंदर की सेना भी बहुत बड़ी नहीं थी, तो काफ़ी प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिक थे, तो इसलिए राणा सांगा जो है वो युद्ध में हार गए। हालांकि 80 घाव के लगने के बावजूद भी युद्ध करते रहे, उनका हाथ भी कट गया, और फिर दोबारा उन्होंने मतलब हारने के बाद भी संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन सरदारों ने उनको जहर दे दिया। तो कहा यह जा सकता है कि जो राणा सांगा की पॉलिसी थी, उन्होंने दूध भेजा था, तो हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर यह कहना कि जो अभी वर्तमान में विवाद चल रहा है, तो उनको जो शब्द दिया गया कि एक तरह से उन्होंने जो है वो बाबर को भारत में बुला करके सही नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। पहले उस समय की परिस्थितियों को हम उसका आकलन आज के संदर्भ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राणा सांगा की सेना थी उसमें बहुत सारे अफगान भी थे, मिलीजुली सेना रहा करती थी। ऐसा नहीं है कि आप देखें बड़े बड़े सरदार जो हैं वो महमूद लोदी की भी सेना थी, हसन खां मेवाती की भी 22,000 की सेना तो यही दोनों लोगों की थी। तो इस आधार पर उस समय ऐसी बात नहीं थी, बल्कि जो रियासतें थी उसमें हर प्रकार के सैनिक रहा करते थे। तो कुल खुलासा ये है कि जो एक घटना घटती है, इतिहास में जो घटनाएं घटती चली जाती हैं, फिर उसको रोक पाना संभव नहीं था। हालांकि बाबर के बाद आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने दोबारा फिर उसको रिवाइव किया था, और यहाँ तक कि हुमायूं जो है वो डूबते डूबते बचे थे, लेकिन समय में लिखा हुआ था मुग़लों को भारत में रहना, तो इसलिए शेर शाह सूरी जो है वो अल्पकाल में ही जो चले गए। अगर वो जीवित रहते तो दोबारा एक सशक्त अफगान साम्राज्य की भारत में आप देखते, और फिर मुग़लों के लिए भारत में आ पाना संभव नहीं था, इसलिए बहुत संकटमय स्थिति पैदा कर दिया था उन्होंने। तो कुल खुलासा ये निकाला जा सकता है कि राणा सांगा एक काफ़ी वीर थे, समझदार थे, उन्होंने एक सही निर्णय लिया था। अगर बाबर के साथ उन्होंने दूध भेजा था तो वो उस समय तो इस तरह का चीज़ें चलती थी, टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बाहर दूध भेजे थे। तो इस आधार पर उस समय इस तरह की संकल्पना करना, जैसे आज हम राष्ट्रवाद की बात सोच के चल रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक सही कदम था उनका। लेकिन अब कैलकुलेशन इंसान की कभी कभी काम नहीं करती है। ये सोचा होगा कि बाबर जो है हरा करके यहाँ से माल लूट करके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या करेंगे, उनका सारा ठिकाना तो वहीं अफगानिस्तान में उधर ही है, समरकंद वगैरह जीतने में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये एक सही एक अंदाज़ा था, अनुमान था, और अनुमान के आधार पर ही लोग आगे चलते हैं। हर पक्ष विपक्ष सोचा जा सकता है, लेकिन अब ये बात ठीक है, अगर और गहराई में जाकर अध्ययन किया होता कि बाबर लगातार वहाँ पर असफल हो रहे हैं और समरकंद और बुखारा ये सब जीत नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए अब इधर बढ़ने का वो सोच रहे हैं, अगर इसको भांप लिया गया होता तो हो सकता हो राणा सांगा जो है वो उनके पास दूत भी नहीं भेजते, और ये भी संभव था कि वो इब्राहिम लोदी की मदद करते, और इब्राहिम लोदी भी गलती थी कि उन्होंने राणा सांगा से मदद नहीं लिया। तो कहने का अर्थ है कि गलती जो है होती है राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन राणा सांगा के बारे में कहा जा सकता है कि उनके पास क्षमता थी, वो वीर थे, और वीर जो होते हैं जब वो संघर्ष करते हैं तो पूरे तनबंध से लड़ते हैं। 80 घाव के बावजूद भी वो लड़ते रहे, आसान काम नहीं था। ऐसे ही आज राणा सांगा को जाना नहीं जाता है, हम कहते हैं विश्व के इतिहास में उनका नाम है, मतलब वैश्विक स्तर पर नाम है, भारत के संदर्भ में उनको नहीं देखना चाहिए। और ख़ुद बाबर ने भी राणा सांगा की जो है वो तारीफ़ किया हुआ है, इसलिए कहा जा सकता है कि उस समय जो आज के आधार पर हम अगर कोई विवाद पैदा करते हैं, किसी तरह की बात करते हैं, तो वो उचित नहीं है। कहने का अर्थ ये है। तो ये आपको एक दिखाया था कि बाबर का जीवन भी आप देखेंगे तो कितना संघर्षमय है, मतलब कितना ज़्यादा जाना आना संघर्ष करना। और राणा सांगा का मुकाबला बाबर से था, जो कि लड़ते लड़ते एक कुशल सेनापति थे वो, तो इसलिए परिणाम किसी के भी पक्ष में हो सकता था, बाबर हार भी सकते थे। लेकिन पानीपत की युद्ध के बाद काफ़ी दौलत भी मिल गई थी और उत्साह भी हो गया था, और जब उत्साह आता है तो फिर जब दोबारा युद्ध होता है तो फिर सेना और उमंग से साथ लड़ती है, क्योंकि फिर और दौलत पाने की भी संभावना बनी रहती है। तो इन्हीं संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें पूरी तरह से मानसिक स्थिति ही काम करती है। जब हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है तो बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी लोग जो है बड़े वेग से लड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ये जो लगातार युद्ध होता चला गया, थोड़ा सा उसमें देरी होती तो हो सकता है बेहतर एक रणनीति राणा सांगा निर्मित कर सकते थे। लेकिन शुरू में ही बाबर को दबा देने की जो उनकी नीति थी वो भी गलत नहीं थी, बस कह सकते हैं कि वक्त के दायरे में ये चीज़ लिखी हुई नहीं थी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।